गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अन्वेश, ललित, यशवंत, सौरभ, श्वेता, एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे भाई, सभी को राम राम, वालेकुम सलाम। चलिए भाई, एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दीपक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। श्वेता, अन्वेश, ललित, यशवंत, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई सभी को। चलिए शुरुआत करेंगे क्लास की। हम जो डिस्कस कर रहे थे क्लास में वो था फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक। आपने फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक रिवाइज किया होगा क्लास से पहले। और देखो, मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन भी कराए थे। एक छोटा सा क्विक रिवीजन है हमारा, 5 मिनट का, 2 मिनट का, याद रखिए, बस ज्यादा नहीं। आप मुझे 5 सवाल बताएंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आप मुझे बताओगे कि जनरली तौर पर हमारी दो मार्केट हैं, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मैंने दो बताई थी। एक को आरबीआई करता है और एक को सेबी करता है। एक को शॉर्ट टर्म कहते हैं, दूसरे को लॉन्ग टर्म कहते हैं। और इसी के अंदर हमारा एक आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जिसको हम सरकार द्वारा इशू करते हैं और जिसको सिक्योर कहते हैं, इसका टाइम कितना होता है। और कैश मैनेजमेंट बिल को भी सरकार करती है, उसका टाइम कितना होता है। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है मेरा कि हम लोगों ने सेबी के बारे में पढ़ा, जो सेबी शेयर बाजार को रेगुलेट करता है। और सेबी का काम जो निवेशक है, इन्वेस्टर, उनको प्रोटेक्ट करना है। सेबी के लिए जो कानून आया है वो किस वर्ष में आया। तीसरा सवाल आप मुझे बताएंगे कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है, उसको हम कौन सी मार्केट कहते हैं या कौन सा ऑफर कहते हैं पहली बार शेयर जारी करने को। चौथी बात मुझे बताएं, ब्याज दर को क्या कहा जाता है। भाई बिल्कुल पीयूष, लेकिन क्लास तो सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाती है। आपको पता है करंट अफेयर की क्लास जो कैरियर विल ऐप पर चल रही है अभी, वो सुबह 6:30 बजे शुरू होती है। और यकीन मानिए, उस 6:30 बजे की क्लास को करने के लिए कम से कम मुझे 5 o'clock तो उठना ही पड़ता है। क्योंकि आपको पता है, पहले भाई फ्रेश भी होना है और साथ में जो कंटेंट है उसको एक बार देखना भी होता है, क्योंकि बहुत सारी रिलीवेंट न्यूज निकालनी होती है उससे, तो बहुत टाइम लगता है बिल्कुल। लेकिन भाई काम करना है, मेहनत करनी है। और ऑब्वियस है भाई, जितनी जल्दी काम करोगे उतनी जल्दी फ्री भी हो जाओगे। तो आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा था, चौथा क्वेश्चन था मेरा कि सर जो हमारा कूपन रेट है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। और पांचवा सवाल है मेरा कि जब हम ये कहते हैं कि कोई कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को शेयर ऑफर करती है कम कीमत पर, उसे क्या कहते हैं। तो चलो 5 सवाल थे। पहला देखो, ट्रेजरी बिल का टाइम है 91, 182 एंड 364 डेज, जबकि कैश मैनेजमेंट बिल का टाइम है लेस देन 91 डेज। पहला सवाल। दूसरा, सेबी जो बना है उसका एक्ट जो आया वो 92 में, सेबी बना 88 में, एक्ट आया 92 में। तीसरा, रेपो रेट, सॉरी, जो कूपन रेट है वो एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। आईपीओ कहते हैं और प्राइमरी मार्केट कहते हैं जब कोई कंपनी पहली बार शेयर लॉन्च करती है। और आखिरी सवाल था मेरा, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जब ऑफर करती है शेयर कम कीमत पर, उसको स्वेट इक्विटी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह हुई हमारी कि हमने इन छोटी छोटी बातों को सीखा, क्वेश्चन भी कराए, लेकिन आज की क्लास में मैं इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जब मैं कहूं आपसे लिखने को तब लिखिएगा, जब मैं कहूं सुनिए तो सुनिएगा, और जब मैं कहूं क्वेश्चन को आंसर करिए तब आंसर। जब तक ध्यान से सुनिएगा। अब देखो क्या होगा। अब मुझे आप लोगों से जो बात करनी है वो ये है कि सर इसके अंदर आपने बताया था कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं शेयर। अब ये शेयर क्या होता है, जिसको जनरली तौर पर मैंने बोला था इक्विटी भी कहते हैं, शेयर या इक्विटी कहते हैं। दूसरी चीज जो होती है उसे कहते हैं डिबेंचर। ये डिबेंचर क्या होता है, बस समझना, डिबेंचर। तीसरी चीज होती है बॉन्ड, किसे कहते हैं, बॉन्ड। चौथी चीज है इसमें पार्टिसिपेटरी नोट, किसे कहते हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। पार्टिसिपेटरी नोट किसे कहते हैं। और पांचवी चीज है इसमें म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। और उसके बाद हमारा स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है। यानी कि कुल मिलाकर हमें इतनी बातों को सीखना है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि यहां पर म्यूचुअल डिवेंचर, जिसको आप हिंदी में ऋण पत्र कहते हो, और जनरली तौर पर आप इसको शेयर या इक्विटी ही कहते हो, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, शेयर या फिर इक्विटी कहते हैं। ठीक है, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा।
मैंने आपको ये बताया था, जैसे एक एग्जांपल भी दिया था शार्क टैंक का। जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं सर। एक तो कंपनी का हिस्सेदार बन जाना। कंपनी के हिस्सेदार बनने का मतलब है कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा, हिस्सेदार हो जाना। एक होता है हमारा कि कंपनी के अंदर ब्याज पर पैसा लगाना, कि हमें ब्याज चाहिए, कंपनी में कितना भी फायदा हो, लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारा एक एग्जैक्टली अमाउंट जो ब्याज का है वो मिलना चाहिए। ध्यान से समझना बात। तो जब कोई व्यक्ति ब्याज के बदले पैसा लगाता, इन्वेस्टमेंट करता है ब्याज के बदले, यानी आप इसे किस तरह से आप हिंदी में इसे कहेंगे, इंग्लिश में आप इसे कहेंगे डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट ऑन इट्स डिवेंचर, गेट इंटरेस्ट एज ए रिटर्न। यानी डिवेंचर धारक या ऋणपत्र धारक को, ऋणपत्र धारक को ब्याज मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, एक बात। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति डिवेंचर खरीदता है तो जनरली तौर पर डिवेंचर होल्डर जो होगा, डिवेंचर होल्डर कंसीडर एज ए या ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर। डिवेंचर धारक जो है ना, वो कंपनी के क्रेडिटर को माना जाता है कि भाई आपने हमें पैसा दिया है और बदले में ब्याज लेते रहिए। भाई ऐसे होता है ना, उधार देने वाले की तरह से माना जाता है। ऋणपत्र धारक को, ऋणपत्र धारक को लेनदार माना जाता है। और अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ, इसमें इन्वेस्टमेंट करना कम रिस्की होगा या ज्यादा रिस्की होगा? तो अमूमन इसका रिस्क कम है, क्योंकि इसमें एक फिक्स ब्याज मिलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इज या हैव लो रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर हैव लो रिस्क, इसमें कम रिस्क होगा। ऋण पत्र में निवेश में कम जोखिम होता है, कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है, कम जोखिम होता है। अब आते हैं कि शेयर होल्डर को क्या मिलेगा अगर कोई इंसान शेयर खरीदेगा। बस थोड़ा सा रिमेनिंग है नमन। देखो भाई, तो आप कहोगे शेयर होल्डर गेट डिविडेंड। शेयर धारक को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। मैंने बताया हुआ डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है। शेयर धारक को लाभांश मिलता है, लाभ का अंश मिलता है। दूसरी बात, जो शेयर वाला होता है कंपनी का, वो एक तरह से ऑनर होता है। शेयर होल्डर कंसीडर एज ए ऑनर ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर कंसीडर एज ए ऑनर को क्या माना जाता है? एक ऑनर माना जाता है, स्वामी या मालिक माना जाता है। शेयर धारक को स्वामी माना जाता है, मालिक माना जाता है। अच्छा, इसीलिए जो शेयर होल्डर होता है ना, उसके पास एक और पावर होती है कि शेयर होल्डर जो होगा वो कंपनी की मीटिंग में बोल सकता है, कंपनी के डिसीजंस के लिए वोट कर सकता है। डिवेंचर वाला नहीं कर सकता, जो ब्याज पर पैसा दे रहा वो नहीं कर सकता। शेयर होल्डर है वे वोटिंग राइट, शेयर धारक के पास वोट का अधिकार होता है वोटिंग राइट। ये पूछा गया सवाल है एग्जाम में इससे पहले भी कि किसके पास वोट का अधिकार होता है, तो ये सिर्फ शेयर के पास होता है। शेयर धारक को वोट का अधिकार होता है कंपनी के अंदर, यानी शेयर धारक को वोट का अधिकार। इसके बाद
जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि सर यहाँ पैसा पता नहीं कितना आएगा, रिटर्न में डिविडेंड कितना होगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर हैव हाई रिस्क। कंपैरेटिवली अगर आप इन दोनों की तुलना कर रहे हैं तो कहीं पर ज्यादा रिस्क है, कहीं पर कम। अब इस बात को आप बिल्कुल आराम से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि शेयर होल्डर को क्या होगा और डिबेंचर होल्डर को क्या। शेयर में निवेश में अधिक जोखिम होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले इसको नोट करिए। कुलदीप, नमन, तो ये आसान लग रहा है। चलिए शिवम, थैंक यू। अगर कंपनी बंद हो गई तो, देखो अगर कंपनी बंद हो गई तो सबका पैसा वापस आएगा, लेकिन पहले पैसा डिवेंचर वालों का वापस हो, उसके बाद शेयर वालों का वापस हो। अगर कंपनी ही बंद हो गई तो सबके पैसे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल फाइनेंस कमीशन में बहुत अच्छी सी बात समझना, वो तो अपडेट हो गया है भाई। देखो हमेशा फाइनेंस कमीशन आता है ना, वो अब 15वां चल रहा था, अब 16वां आ जाएगा। तो 15 के बाद 16, उसके बाद फिर कभी 17 भी आएगा, वो चलता रहेगा। अब मेरी बात समझना भाई, सभी का डन का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आराम से इसी प्रकार से नोट करना होगा आपको। अच्छा, अब आता है कि सर बॉन्ड क्या होता है और साथ में ये पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है। इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बात समझ, देखो भाई ध्यान से आगे समझना। एक होता है पार्टिसिपेटरी नोट। देखो पार्टिसिपेटरी नोट का अर्थ क्या हुआ, जब मैं ये कहता हूं कि कोई विदेशी, कोई भी विदेशी व्यक्ति अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में कहीं भी रहता है और वो इंडिया के मार्केट में निवेश करना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए हम उनको इंडिया नहीं बुलाएंगे भाई, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इंडिया थोड़ी आ सकता है। वो रहेगा अपने देश में, पैसा लगेगा हमारे देश में, तो उसके लिए जारी किया जाता है। बस इतना माइंड में रखना। आपके एग्जाम के लेवल की मैं बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा सोचोगे तो फिर नुकसान होगा, क्योंकि वरना तो इकोनॉमिक्स खत्म ही नहीं हो पाई। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं वो समझना। जब, यानी एक नोट है, एक बिल है, एक सर्टिफिकेट है, जब कोई विदेशी व्यक्ति, जब कोई विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश करना चाहता है, जब कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसे एफपीआई के माध्यम से पार्टिसिपेटरी नोट, नोट जारी किया जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात है कि विदेशियों के लिए होता है बस। ए सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट issued by FPI to foreign investors, to foreign investors who
wants to invest in India, who wants to invest in Indian market। जब इंडिया के मार्केट में कोई व्यक्ति पैसा लगाना चाहे विदेशी, तो उसके लिए क्या होगा, उसको एफपीआई के जरिए, हर देश में हमने एफपीआई बनाया। एफपीआई क्या होता है मैं बताता हूं। एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी वो व्यक्ति इसके माध्यम से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आपको इतना एग्जैक्टली याद भी नहीं रखना, बस हमको समझ में आना चाहिए। फॉरेन मतलब विदेश होता है। तो जब कोई विदेशी व्यक्ति फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा इंडिया में लगाएगा तो उसके लिए पार्टिसिपेटरी नोट जाएगा, इश्यू होगा। अच्छा, बॉन्ड क्या होता है? इसको हिंदी में भी बॉन्ड कहते हैं भाई, कोई अलग से नाम नहीं है भाई इसके, ठीक है, बॉन्ड ही कहते हैं। और इसको भी पार्टिसिपेटरी नोट कहते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो लंबे टाइम के लिए निवेश करता है, मिनिमम 1 साल। बॉन्ड कभी 1 साल से कम का नहीं हो सकता। बॉन्ड जो होगा इसका, इसकी एक, देखो इसकी एक निश्चित अवधि होती है, इसकी निश्चित अवधि होती है। अवधि मतलब समय, पूरी बात समझना। इट हैज ए फिक्स्ड पीरियड। देखो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपने शेयर खरीदे, तो शेयर आपने खरीद लिए पैसे देकर, जब तक शेयर आपके पास रहेगा आपको उसका ब्याज प्रॉफिट मिलता रहेगा। आपने डिबेंचर खरीद लिए, जब तक आपके पास डिबेंचर रहेंगे तब तक ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं बॉन्ड में यह होता, पहले से बताया जाता है कि बॉन्ड जो होगा 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है। बॉन्ड का टाइम पहले से तय होता है, और बॉन्ड का टाइम कभी भी 1 साल से कम नहीं होता। न्यूनतम समय जो होता है, न्यूनतम अवधि 1 साल होती है, इसके ऊपर हो सकता है। न्यूनतम जो मिनिमम होगी वो 1 साल होगी। 1 साल के ऊपर जो भी टाइम होगा वो पहले से फिक्स हो, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि मान लो एक बॉन्ड है 5 साल का, मेरी बात समझना, एक बॉन्ड है 5 साल का और मैंने पैसे लगा दिए, तो मुझे जो पैसा रिटर्न मिलेगा वो कितने साल बाद मिलेगा? 5 साल बाद मिलेगा। तो मुझे मेरा पैसा ब्याज जोड़कर या डिस्काउंट जोड़कर जो मिलेगा वो 5 साल के बाद ही मिलेगा, क्योंकि इसका टाइम पहले से फिक्स हो। तो याद रखना इस पर क्या मिलता है, बॉन्ड धारक को, बॉन्ड धारक को ब्याज या डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है? तो हो गया, बॉन्ड होल्डर जो होगा उसको इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिलता है। बॉन्ड होल्डर गेट इंटरेस्ट या डिस्काउंट। देखो आपको मैंने दोनों बातें बताई हैं। मान लो 1 लाख का बॉन्ड है और आपसे कहा जाए कि आप इसे 1 लाख में खरीद लो और फिर 2 साल के बाद 1,25,000 देंगे, क्या कह दिया जाए? या कह दिया जाए 1 लाख का बॉन्ड है, मेरी बात समझना, 1 लाख का बॉन्ड है, आप इसे 75,000 में खरीद लो, बाद में आपको 1 लाख मिलेंगे, तो टोल तो मिलता है नहीं भाई। बॉन्ड अलग चीज है। बॉन्ड आपका एक इन्वेस्टमेंट है। आपने गवर्नमेंट के पास या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास, संस्था के पास, कंपनी, आपने बॉन्ड के नाम पर पैसा लगाया, तो आपको बताएंगे कि बॉन्ड की आज कीमत इतनी है, 1 साल बाद बॉन्ड, बिल्कुल बैंक बॉन्ड लाइक एफडी। आदित्य ने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि जैसे सेविंग अकाउंट है मेरा बैंक में, जब तक सेविंग में पैसा है ब्याज आता रहेगा। लेकिन एफडी में पहले से फिक्स कर देते कि इतने टाइम की मैं बैंक में जमा करा रहा हूं पैसा, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूं, 2 साल के लिए कर रहा हूं, तो मुझे उतना पैसा उतने समय बाद मिल जाएगा। अब देखो, या तो ब्याज मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा। एक बात ध्यान से सुनना, तो इसी के अंदर एक लाइन आती है, इसी के अंदर सर ये एक वर्ड आता है जीरो कूपन बॉन्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने बच्चों का दिमाग काम कर रहा है यहां पर, और मुझे सोच कर बताना जीरो कूपन बॉन्ड क्या होगा। शून्य कूपन बॉन्ड, या हिंदी में जीरो कूपन बॉन्ड ही क्या, जो दिमाग में आए, सही आए गलत आए अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, बताने की कोशिश करिए। रियल में पोर्टफोलियो कहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि मेरे पास कितने शेयर हैं, उसको पोर्टफोलियो ही कहते हैं।
कि मेरा पोर्टफोलियो यानी मेरी पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी कितनी कंपनी के कौन कौन से शेयर लिए हुए हैं। अब मुझे सोच के बताओ, जीरो कूपन क्या दिमाग के कह रहा है आपका? जीरो मतलब कुछ नहीं, कूपन मतलब ब्याज। ऐसा बॉन्ड जिस पर ब्याज नहीं मिलता होगा, तो बताओ क्या मिलता होगा? बस मुझे इतना बताना सोचकर, सर जिस पर ब्याज नहीं मिलता होगा उस पर क्या मिलता होगा? ये क्या लगता है माइंड में आपके? सर जीरो कूपन बॉन्ड मतलब वह बॉन्ड जो पट्टे पर जारी हो, जो पट्टा मूल्य पर जारी हो। याद आ रही है आपको वो बात? वह सम मूल्य पर, पूरी वैल्यू पर परिपक्व हो, मैच्योर हो, यानी जिस पर कोई ब्याज ना मिले। ये सीधी सी बात है, जिस पर ब्याज ना मिले। और मैंने क्या सिखाया था? जिस पे ब्याज नहीं मिलता उस पे डिस्काउंट मिलता है। जिस पे ब्याज नहीं मिलता उस पे डिस्काउंट मिलता। बॉन्ड इश्यूड एट डिस्काउंट एंड मैच्योर एट पार वैल्यू, बस, या फेस वैल्यू। जितना कहा था ना, बस उतना लिखते हुए चलना। पैसा मिलता होगा डिस्काउंट के नाम का, जहां पर ब्याज के नाम का नहीं, वहां डिस्काउंट के नाम का मिलेगा। बस ये फर्क होगा, मिलेगा दोनों में। ये सेकंड स्लाइड है आज हमारी। तो पहली स्लाइड को मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, 15 सेकंड देखिए ध्यान से। इतना लिखना है, अगर किसी की मिस हो गई है स्लाइड तो इतना स्पेस आपके लिए होना चाहिए पहली स्लाइड में आज के लिए। उसके बाद ये हमारा दूसरी स्लाइड है। अब आप इसको लिख लीजिए। अब आप इसको लिख लीजिए भाई, दूसरी स्लाइड को भी।
चलिए मेरे भाई, तो बिल्कुल डन है भाई, यहां पर पूरी बात समझो। एक आखिरी बात, एक आखिरी बात और करेंगे, उसको समझे। देखो यहां पर बात हमें ये करनी है बेसिकली कि जनरली तौर पर एक लास्ट बात बची है जो, वो ये है बॉन्ड लाइक ए फिक्स डिपॉजिट। बिल्कुल अब्दुल, सही बात आपकी भी ठीक है, वही बात कही से पहले। अब आदित्य ने भाई, अब देखो यहां पर एक आखिरी बात सुन लो, पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। देखो म्यूचुअल फंड में क्या होगा, देखो म्यूचुअल का मतलब होता है इकट्ठा करना, और फंड का मतलब होता है पैसा। म्यूचुअल का मतलब इकट्ठा करना, फंड का मतलब होता है पैसा। अब आपसे मैं कहूं कि हम बहुत बड़े अमाउंट में पैसा नहीं लगा सकते भाई, मेरे पास लाख 2 लाख 10 लाख नहीं है लगाने के लिए, आपके पास नहीं है और किसी के पास नहीं है, हम सब लोग मिलकर तो लगा सकते हैं ना पैसे को इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो जब हम छोटे छोटे अमाउंट में पैसा इकट्ठा करते हैं, देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, रिलायंस का म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड। अब ये क्या करते हैं कि लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं बहुत छोटे छोटे अमाउंट में, मिनिमम 500 रुपए भी लगा सकते हो, और ये छोटे छोटे अमाउंट में लेकर इसको बाजार में निवेश कर देते। तो एक साथ एक अकेले नहीं करना, आपको जोड़ कर करना है, ताकि रिस्क भी कम हो जाए, पैसा भी कम लगे, और यहाँ आपको नॉलेज भी जो हमारे पास नहीं है वो किसी और से इस्तेमाल कर लें, उस कंपनी ने जो आपके शेयर खरीदेगी आपके लिए। तो म्यूचुअल फंड क्या होगा, एक संस्था जो निवेशकों से, सिंपल भाषा बोल रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम में कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, सीखने का काम होगा, निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है या एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है या एकत्रित करना लिख दो, पैसा एकत्रित करती है, वह उसे बाजार में शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड में लगाती है, मतलब अलग अलग जगहों पर लगा दी। तो ऐसी संस्था जो लोगों से पैसा इकट्ठा करे और उसको इन्वेस्ट कर दे, उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं भाई। ए इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट या कंपनी दैट पूल्स, पूल्स का मतलब होता है कलेक्ट करना, पूल्स या कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड और इन्वेस्ट इन, इन्वेस्ट इन शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। अब यहां पर लगा दिया। अब इसमें एक बात समझ, एक बात यह है कि मैंने कहा इसमें कि हम मिनिमम कितना अमाउंट लगा सकते हैं, ये तो बात समझना भाई, मिनिमम कितना लगा सकते हैं। तो कम से कम आप इसमें 500 रुपए लगा सकते हो, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें जो पैसा लगाओगे, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है भाई। लाइफ इंश्योरेंस में तो ये होता है ना कि लाइफ में भाई डेथ हो गई तो पैसा मिलेगा, नहीं तो समय हो जाए तब मिलेगा। यहां पर एक अगर वैसी वाली बात सोचेंगे तो हाँ, थोड़ा थोड़ा वो कुछ वैसा ही लगता है आपको, उसके रिप्लेस में लोग यूज करते हैं आज। तो आप कहोगे सर ये हो गया। अच्छा दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे म्यूचुअल फंड में तो टैक्स भी नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड जो होगा वो भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो वो टैक्स फ्री होगा, उस पर टैक्स भी नहीं होगा। तो आप देखना ज्यादातर लोग आपके फैमिली में, आपके घर के आसपास, मोहल्ले इलाके में, कहीं भी, वो लोग जो अच्छी सैलरी कमाते हैं, टैक्स हो जिनकी सैलरी पर इतना कमाते हैं, उन लोगों को देखना वो म्यूचुअल फंड वगैरह में, कभी सुना होगा पूछेंगे तो वो लोग लगाएंगे, क्योंकि उनको टैक्स बचाना होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो, में निवेश टैक्स फ्री होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता। अच्छा, म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड एक एसआईपी है,
म्यूचुअल फंड कैसा है? एक एसआईपी है। एसआईपी क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड में अगर आपने मान लो ये डिसाइड करा मैं 500 रुपए दूंगा या 1000 रुपए या 2000 रुपए, तो आपको एक कंटिन्यू टाइम तक उसमें पैसा देना होता है। एक एसआईपी होता है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी ये टर्म जो होती है वो म्यूचुअल फंड में होगी कि आपने मान लो 5 साल का लिया कि हर साल में 10,000 दूंगा, तो 5 साल तक हर साल आपको 10,000 देने पड़ेंगे। समझ आ रहे हो ना? एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक, जो चलता रहेगा, ऐसा प्लान है। एक बार दे के खत्म नहीं करना। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसको भी हमारा सेबी ही चलाता है, कोई अलग से नहीं आता इसके लिए। आपको पता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड कोई भी हो, इसका रेगुलेटिंग भाई सेबी ही होगा। आपको दिमाग में दिखना है, कंफ्यूज मत होना। सेबी द्वारा ही इसका संचालन हो। अच्छा, अब आप चाहो तो आप कह सकते हो भाई कंपनी से कि हमारा पैसा कहां लगाना। देखो, अगर आप कहते हो कि आप अपना पैसा जो लगवाओगे, ध्यान से सुनना, वो सारा शेयर में लगवाओगे, तो उसे कहेंगे इक्विटी फंड। अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपका सारा पैसा लगे डिबेंचर में, तो उसे कहते हैं डेट फंड। अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमारा पैसा शेयर डिबेंचर दोनों में लगे, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड या बैलेंस। बहुत ध्यान से सुनना, हाइब्रिड या बैलेंस फंड। तो इक्विटी मतलब शेयर में लगाना। भाई आपने एचडीएफसी का मान लो म्यूचुअल फंड लिया और आप उनसे कहा हम इक्विटी फंड चाहते हैं, यानी हम जो पैसा दे वो इन्वेस्टमेंट होगा। तो प्रॉफिट किस पर्सन को मिलेगा? जब सब मिलकर निवेश करेंगे तो प्रॉफिट का हिस्सा भी सबको मिलेगा। भाई मेरी बात समझो कि आपने इन्वेस्टमेंट जो किया, आपके शेयर की वैल्यू बताती जाएगी। फायदा सबका होगा, नुकसान सबका होगा, मिलकर ले रहे हैं ना भाई। म्यूचुअल फंड तो बीच में एक कंपनी हो गई जो आपका पैसा बाजार को पहुंचा रही है, बस। बिल्कुल सही बात पकड़ी गुंजन ने। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, सोच बेहतर हो जाएगी अगर पढ़ लोगे। आपको पहले दिन, मुझे पता, 90% स्टूडेंट को लग रहा था सर पता नहीं ये क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे, क्यों होगा। मैं कह रहा हूं यही वो टॉपिक होते हैं जो स्टूडेंट छोड़कर जाते हैं, फिर क्वालिफाई करने में मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि जब सवाल आते हैं ना, तब एक एक सवाल का महत्व पता चलता है। जब स्टूडेंट ना एक नंबर से रह जाता, आधे नंबर से भी रह जाता है। और आजकल तो पता नहीं किस तरीके का रिजल्ट तैयार कर रहा है एसएससी। लोगों के नंबर 0.1, 0.2 इसमें भी दिखा रहा है कम हो रहे हैं। तो सोचिए उसके लिए एक एक क्वेश्चन कितना जरूरी है। वक्त लगता है हर चीज में, समझना पड़ता। मैं हमेशा क्लास की शुरुआत कह देता हूं, ये एक फिल्म है जो 3 घंटे की समझ लो है। इस फिल्म के पहले घंटे में तो कहानी बनती बनती चलती है, फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में कुछ थोड़ा समझ में आता है, लास्ट में जाके पूरी बात समझ में आती है कि एक्चुअली ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई और कहां पर जाकर इसका अंत हुआ। तो इक्विटी फंड मतलब सारा पैसा शेयर में, इसके थ्रू अगर लगाओगे तो शेयर में निवेश होगा पैसा। डेट फंड में कहोगे तो सारा पैसा कहां निवेश होगा? डिवेंचर में निवेश होगा। और हाइब्रिड का मतलब है कि शेयर डिवेंचर दोनों में होगा। शेयर और डिवेंचर दोनों में होगा। दोनों में मिलाकर होगा। तो बस इतनी बात समझनी है आपको, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको डन कर दीजिए। तो म्यूचुअल फंड एक एसआईपी प्रोग्राम है, ये बात ध्यान में रखिए। अन्वेश थैंक यू भाई। अजीत,
बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे भाई अजीत, अभी कराएंगे, क्लास के तुरंत बाद कराएंगे। एक स्लाइड और दिखा दूं बस। अब ध्यान रखना, एक आखिरी बात, जहां से शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, किसी के कंपनी तो जाएंगे नहीं, घर बैठे बैठे करना है इस काम को अब तो, उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जहां से शेयर खरीदेंगे बेचेंगे उसे क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं भाई। अब देखिएगा, ये जो स्टॉक एक्सचेंज के नाम से होगा, स्टॉक एक्सचेंज के नाम से होगा, अब हमारे इंडिया के दो याद करने, जो मैं कहूं सुन लेना ध्यान से। हमारे इंडिया के दो याद करने हैं भाई। और इंडिया के दो कौन से हैं सर? देखो, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, समझना, ये 1875 में बना है, दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में है। इसकी वैल्यू को सेंसेक्स कहते हैं, जो 30 कंपनियों की होती है, जिसको ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं, और ये एशिया का और भारत में सबसे पहले बना। तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि सेंसेक्स होता है वो बढ़ गया या घट गया। तो सेंसेक्स कितनी कंपनी की वैल्यू होती है बताइए? तो आप कहोगे सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनी की वैल्यू होती है, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियां होती। अभी बात को सुनना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो, वो 1992 में बना है, वो भी मुंबई में है। उसकी वैल्यू को निफ्टी कहते हैं। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ चैनल देखिए, आपको मिलेगा निफ्टी जो होता है वो 50 कंपनियां होती हैं, उनकी वैल्यू जो अप या डाउन होती है उसको कहा जाता है, ये इसमें हो। जो अमेरिका में है वो न्यूयॉर्क है, अमेरिका में ही नेस्डेक है, जापान में निकी है, कोरिया में कोस्पी है, लंदन में है, और हैंगसेंग हांगकांग में है। ये कुछ बस ऐसे याद करने हैं। एक सवाल है, एसआईपी बताइए अब्दुल। मैंने बताया एसआईपी मतलब सिस्टेमेटिक, जब आपको एक लगातार समय तक इन्वेस्ट करना हो उसे एसआईपी, तो म्यूचुअल फंड में लगातार करना हो। डिवेंचर क्या है गौरी पूछ रही है भाई। गौरी ये नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसको बताने के लिए ना मुझे पहली स्लाइड दिखानी पड़ेगी। ये पूरा मैंने आपको बताया था। तो सेंसेक्स और निफ्टी जनरली क्या है सर, ये पूछ रहे हैं भाई, ध्यान से सुनो। तो जो टॉप की 30 कंपनियां हैं, उनके शेयर वैल्यू में जो चेंज आया, भाई कोई सी कंपनी वैल्यू बढ़ी, किसी की गिरी, दोनों होते हैं। अब ओवरऑल 30 कंपनियों में जो चेंज आया दिन भर में, वो सेंसेक्स में जाएगा। और जो 50 कंपनियों का एनएससी वाली है, जो 50 उनका चेंज होगा, वो निफ्टी में जाएगा। ऐसे ही विश्व के मुख्य देशों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब मेरे साथ 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसको याद रखिए। बस भैया, मैं एक चीज दिखा रहा हूं, उसके जवाब मुझे देते जाइएगा, क्योंकि फाइल को सर्च करना पड़ेगा। मैंने पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, और आज की क्लास देखिए भाई, देखिए एक सवाल है। पहले बात समझो, नोट करने का टाइम दूंगा भाई, ध्यान समझो, पहले समझो। निफ्टी 50 यही है बिल्कुल। अब पहले मेरे सवाल का जवाब, सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। बताइए, सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल होती हैं? तो आप कहोगे सेंसेक्स में तो 30 होती है, और निफ्टी में पूछता तो 50 होती है। सेंसेक्स में पूछे तो 30, और निफ्टी में पूछे तो 50। जब कोई प्रतिभूति यानी कोई सिक्योरिटी सीधे खरीदार और विक्रेता के बीच कारोबार होता है, डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता, बीएसई और एनएसई दोनों कंपनी के नाम, भाई नाम नहीं आएंगे अन्वेश। 30 और 50 कितनी कंपनियां करोगे? और 30 की वैल्यू तो मैंने कहा सेंसेक्स, और 50 की निफ्टी में कंपनी तो 5,000 से भी ज्यादा है दोनों में। पॉसिबल ही नहीं है, नहीं करना भाई।
तो जब सीधे खरीदा बेचा जाए उसे क्या कहते हैं? ओनली शेयर और इक्विटी, तो फिर डिवेंचर। स्टॉक एक्सचेंज में डिवेंचर नहीं बिकता, डिवेंचर कंपनी के माध्यम से होता है। स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ शेयर खरीदा बेचा जाता है, सिर्फ शेयर खरीदा बेचा जाता है स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट कहते हैं जब डायरेक्ट बेचा खरीदा जाए, उसी को हमने आईपीओ बोला था, शायद ये क्लास में कराया होगा। पार्टिसिपेटरी नोट किसके साथ जुड़े होते हैं? चलिए, पार्टिसिपेटरी नोट किसके साथ जुड़े होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, यूएनडीपी, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी इसी को एफआईआई और एफपीआई भी कहते हैं। एफपीआई को मैं लिख देता हूं, समझ लो, इसको चाहो तो लिख लेना, को एफआईआई भी कहते हैं। तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि सर एफपीआई नहीं दिया, इसको एफआईआई भी कहते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफपीआई या एफआईआई। हमें तो फॉरेन वर्ड चाहिए था, वो मिल गया। चलिए, एसआईपी म्यूचुअल फंड में पेश किया जाने वाला एक निवेश का साधन है। एसआईपी का पूर्ण रूप क्या है? एसआईपी का पूर्ण रूप क्या है? ये सब एग्जाम में पूछे हैं भाई। एसआईपी क्या है? सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, सिस्टमेटिक इंश्योरेंस है? नहीं है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका आंसर भी बी होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो। स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी, अच्छी और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी जो होंगी उनको क्या कहा जाता होगा? जो बड़ी, अच्छी और मजबूत कंपनियां होंगी, बेहतर कंपनियां होंगी, टॉप क्लास कंपनियां होंगी, उनको क्या कहा जाता? जो टॉप क्लास कंपनियां होंगी उनको क्या कहा जाता? जो टॉप क्लास की कंपनियां उनको ब्लू चिप बोला जाता, उन कंपनियों को ब्लू चिप बोला जाता। क्वेश्चन को पढ़ना। अपने अंकित मूल्य से कम पर कोई जारी किया जाए बॉन्ड, और बाद में उस पे अंकित मूल्य और वो बिना ब्याज का हो। क्वेश्चन को पढ़कर पता चल जाएगा क्या पूछा जा रहा है। चलिए भाई, कोशिश करेंगे भाई अजीत। चलिए, अंकित मूल्य से कम पर हो और जारी किया जाए, उस पर बिना ब्याज के भुगतान हो, बिना ब्याज के हो। तो जिस पर बिना ब्याज के हो उसको क्या बोलते होगे? उसको बोलोगे जीरो कूपन। जो बिना ब्याज का है उसे क्या बोलोगे? उसको बोलोगे जीरो कूपन, बिना ब्याज का। चलिए आगे देखिए। जहां ऋण और इक्विटी, डिवेंचर और शेयर दोनों में मिलाया जाए, मिश्रण करा जाए, शेयर और इक्विटी का मिश्रण करके लगाया जाए, उसे क्या कहो? शेयर और इक्विटी का मिश्रण किया जाए उसको बोलेंगे हम बैलेंस फंड। मिक्स किया जाए तो बनेगा बैलेंस फंड। एसआईपी एक निवेश का विकल्प है, इसका इस्तेमाल कहां होता है, कहां पर होता है एसआईपी? एसआईपी शब्द का इस्तेमाल कहां पर होता है? तो एसआईपी शब्द का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में होता है, म्यूचुअल फंड में।
द्वितीयक बाजार में किसका लेन देन किया जाता है? द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज। तो सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में किसका लेन देन होता है? स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ शेयर का लेन देन होता है। स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ शेयर का लेन देन होता है। स्टॉक एक्सचेंज कौन सी मार्केट में होता है? स्टॉक एक्सचेंज कौन सी मार्केट में होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट में होता है। निक्की जापान में क्या है? तो निक्की जो है, निक्की जापान में किसे कहते हैं? जापान के शेयर वैल्यू को निक्की कहते हैं। जापान की शेयर वैल्यू को निक्की कहते हैं। म्यूचुअल फंड कौन विनियमित रेगुलेट करता है? तो म्यूचुअल फंड को सेबी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए भाई, तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछिएगा, पूरी स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, हर एक जानकारी के अकॉर्डिंग सवाल मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो भाई, ठीक है? तो ये आपको लिखना, और एक बात याद रखना, म्यूचुअल फंड वैल्यू को एनएवी कहते हैं। भाई आपका म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी है, उसको एनएवी कहते हैं, यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। म्यूचुअल फंड में भाई आपने पैसा लगा रखा है, अब उसकी वैल्यू कितनी है वो एनएवी देखा जाता है कि आप फायदे में हो या नुकसान में हो। तो ये आपको बात समझनी है लास्टली, और उसके बाद ये वाली स्लाइड नोट करनी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।